हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसी वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लिखते हैं वो सिखाया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने ये दिखाया था कि अगर कोई वेक्टर सपोज एक्स वाई प्लेन में है, तो इसको दो कंपोनेंट हो सकते हैं। सपोज ये वेक्टर मैंने ये लिया और इस वेक्टर को मैं बोल रहा हूं वेक्टर ए। तो इस वेक्टर का आपको कंपोनेंट दिख रहा है। मैं एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये एक्स कंपोनेंट बनेगा, और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट, ये ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। इसको मैं क्या बोलूंगा, ए एक्स मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज और मैग्नीट्यूड वाइज ए एक्स आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना, ए वाई, यही होगा ना। अब ये ए एक्स का वैल्यू क्या होगा और ए वाई का वैल्यू क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि एंगल मैंने थीटा इससे लिया है या इससे लिया है। सपोज मैं थीटा इससे लूं तो मैंने सिखाया कि जिस तरफ थीटा रहे वाला, थीटा वाला जिस तरफ जिस एक्सिस से थीटा एंगल हो उधर वाला कंपोनेंट को कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, और जिससे 90 डिग्री का एंगल हो उधर वाले कंपोनेंट को बोलते हैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये करते थे ना। तो ये क्या बन जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा ए एक्स और ए वाई क्या बनेगा, ए साइन थीटा। इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ये ए कॉस थीटा और ये बनेगा ए साइन थीटा। ऐसे तो कंपोनेंट रिजॉल्व करते थे। लेकिन अगर थीटा इसके साथ हो गया, ये थीटा ना करके मैं इसको थीटा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अब ये ए कॉस थीटा ये बन जाएगा और ये बन जाएगा ए साइन थीटा। तो ये बात ध्यान रखना है कि एंगल जो थीटा यूज कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस से है या वाई एक्सिस से है, ये बात ध्यान रखना अपने को। तो इससे अगर थीटा है तो मैं क्या कहूंगा इसको, इससे थीटा वाई एक्सिस से थीटा एंगल है तो वाई वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, ए कॉस थीटा और ये बनेगा ए साइन थीटा। अब मैं कह सकता हूं वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस थीटा जे कैप प्लस ए साइन थीटा आई कैप। तो इसके अकॉर्डिंग वेक्टर ए कैसे लिखूंगा मैं, ए साइन थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप। वेक्टर ए मैं ऐसे लिखूंगा। ये क्लियर है। अब मैं एंगल वगैरह नहीं देता हूं और मैं ऐसे ही लिख देता हूं जनरल, क्योंकि एंगल वगैरह नहीं करना, अपने को जनरल लिखना है। तो जनरल लिखना है तो एंगल पता ही नहीं है तो ए एक्स का वैल्यू क्या लिखूं, ए वाई का वैल्यू क्या लिखूं, अपने को नहीं पता, तो मैं ए एक्स और ए वाई रहने देता हूं। तो यहां से क्या मैं बोलूंगा, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। एंगल नहीं है, जनरल में बात कर रहा हूं। एंगल के अकॉर्डिंग ए एक्स और ए वाई का वैल्यू रखूंगा। अभी मैं जनरल बोल दे रहा हूं कि ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट और ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। सही है। तो वेक्टर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब ध्यान देना, ए एक्स का वैल्यू और ए वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर मैं चाहता हूं कि ए का मैग्नीट्यूड लिखूं ए एक्स और ए वाई के टर्म में, तो कैसे लिखूंगा, ए का मैग्नीट्यूड लिखना है तो मॉडुलस लगा दिया है पर, तो इधर भी मॉडुलस लगाना पड़ेगा पूरे पर, इंडिविजुअल पर नहीं। इसका मॉडुलस तो इसका भी मॉडुलस, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब आप याद करो कि इसका मैग्नीट्यूड मैं कैसे लिखूं। पहले से सीखा है हम लोगों ने फार्मूला,
दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखने का फार्मूला आपको पहले से आता है, ए प्लस बी, ये तो फार्मूला जानते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां भी तो कह सकते हो एक वेक्टर मेरे पास ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, क्योंकि ये वेक्टर किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ, ये वेक्टर किधर है, वाई एक्सिस की तरफ, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री कर दूंगा तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0, जिससे ये क्वांटिटी होगा ही नहीं, तो बच जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, अपने को पता है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वो तो पहले से भी जानते हैं कि जब एंगल 90 डिग्री दो वेक्टर के बीच का हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, पहले वाले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का अंडर रूट, यही लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। इसको सिंपली ए भी लिख सकते हैं, ए लिखो या ऐसे लिखो, ए का मैग्नीट्यूड ऐसे या ऐसे, कितना आएगा, ये आएगा, सही है। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा, मान लो कि ए का वैल्यू दे दे, यहाँ दे दे 2i कैप प्लस 3j कैप, अब बोले ए का मैग्नीट्यूड बताओ, तो एक्स कितना है, 2 है, ये कितना है, 3 है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, ए का मैग्नीट्यूड 13 का अंडर रूट, यही होगा ना। यहां से एक चीज और बता सकते हैं, पूछ दे, ऐसे क्वेश्चन दे दे, ए इक्वल टू 3i प्लस 4j कैप, पूछे इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड कितना, इसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है, इसका वैल्यू आएगा अंडर रूट 25, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 5, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे देगा, मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, आपको बोलेगा डायरेक्शन भी बताओ, तो डायरेक्शन बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये वेक्टर को अगर मैं इसी को इमेजिन करूं कि यही वेक्टर है ए, तो ये कितना है, 3 है, और ये कितना है, 4, ये 3 और ये 4, ध्यान देना, ये 3 ये 4, अगर मैं इससे रिलेट करूं तो 3 4, तो देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। तो मैं अगर बोलूं, यहां से क्वेश्चन डायरेक्शन भी पूछ देता, तो मैं बोलता कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, क्योंकि डायरेक्शन बताना है अपने को इसका, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, अब मैं जनरल बात कर रहा हूं, ये तो क्वेश्चन से समझा रहा था, अब मैं जनरल बात कर रहा हूं, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिया और एक आपको डायरेक्शन पूछता, तो मैं क्या बोलता, लेट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा, किसके साथ, विद एक्स एक्सिस, तो मैं tan अल्फा कैसे लिखता, tan अल्फा, यही अल्फा बोलूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी ए वाई, बेस यानी ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स, यहां से क्या करूंगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। अब कोई जरूरी नहीं कि मैं tan के टर्म में ही लिखूं, मैं sin अल्फा भी लिख सकता था, sin अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए वाई, और हाइपोटेन्यूस यानी ए का मैग्नीट्यूड, cos
कॉस अल्फा के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ? कॉस अल्फा इक्वल टू बेस यानी ए एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए का मैग्नीट्यूड। तो कोई जरूरी नहीं कि मैं टैन के टर्म में ही लिखूं, साइन के टर्म में भी लिख सकता हूं, कॉस के टर्म में भी लिख सकता हूं। ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि जब कभी कभी क्वेश्चन देता है डायरेक्शन के लिए तो वो 3-4 ऑप्शन रखेंगे। तो हो सकता है साइन वाला भी सही हो, कॉस वाला भी सही हो, टैन वाला भी सही हो। तो हम बारी बारी से सबका चेक कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन निकालने के लिए सिर्फ टैन ही यूज़ नहीं करते हैं, साइन भी यूज़ करते हैं, कॉस भी यूज़ करते हैं। अगर मान लो कि साइन का भी सही है, साइन से भी सही है एंगल, कॉस से भी सही है, टैन से भी सही है, तो तीनों ऑप्शन सही करेंगे हम। क्लियर हो गया बात? तो डायरेक्शन देखने के लिए सिर्फ टैन से ही नहीं देखेंगे, साइन से भी देखेंगे, कॉस से भी देखेंगे। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल लिया, डायरेक्शन कैसे निकालता? तो डायरेक्शन देखो, मैं टैन यूज करता हूं। अल्फा, अगर मैं इसी को अल्फा बोल दूं, यहाँ भी मैं ऐसे बोलूंगा कि लेट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर विद एक्स एक्सिस। तो टैन अल्फा कैसे लिखूंगा मैं? टैन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए वाई अपॉन बेस यानी ए एक्स यानी 3, 4/3। और ये आपको पता है कि ये 53 डिग्री का वैल्यू है। कभी कभी ऑप्शन इसी के टर्म में रहता है, अल्फा इक्वल टू टैन इनवर्स 4/3। लेकिन आप एंगल भी तो जानते हो, सिखाया हूं मैं। तो ये किसके लिए है? अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री। मान लो 4/3 के टर्म में, तो अल्फा क्या हो जाएगा? टैन इनवर्स 4/3। क्लियर है? हो सकता है कि साइन से भी ऑप्शन रहे, तो हम चेक करेंगे। साइन से क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ये ए वाई का मैग्नीट्यूड 4 अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी ए का मैग्नीट्यूड कितना? 5, 4/5। अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। तो इस तरह से हम लोगों को सोचना है कि एंगल कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ टैन में ही हो, साइन में भी हो सकता है, कॉस से भी चेक कर सकते हैं। कॉस से क्या हो जाता? कॉस अल्फा इक्वल टू बेस एक्स यानी कि 3 अपॉन हाइपोटेन्यूस ए का मैग्नीट्यूड 3/5। कॉस अल्फा इक्वल टू क्या बनता? 3/5। तो अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। ऐसे भी ये आपको दिख रहा है, यहाँ से भी आपको दिख रहा है। ये 53 डिग्री का वैल्यू है, क्योंकि साइन अल्फा 4/5 53 के लिए होता है। टैन से भी तो आ रहा था 53 ही। कॉस अल्फा 3/5 53 ही आ रहा है, क्योंकि कॉस अल्फा 3/5 जो होता है वो कॉस के 53 डिग्री के लिए होता है। क्लियर है? तो इस तरह से कभी क्वेश्चन आ जाए कि कोई वेक्टर इस तरह से दे दे, उसका मैग्नीट्यूड पूछे, डायरेक्शन पूछे, तो डायरेक्शन भी बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आपको सपोज ऐसा क्वेश्चन दे दे, ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस 3j कैप, ऐसे दे दे। और पूछे a प्लस बी फाइंड a प्लस बी, आपसे ये पूछ दे फाइंड a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो यानी कि इन दोनों को वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना अपने को। अच्छा, सिर्फ a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना रहता तो क्या करते? अभी सीखा है
कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ए एक्स कितना 1, ए वाई भी कितना 1। तो यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड अगर अपने को पूछ देता, इसका मल्टीप्लायर कितना है 1, इसका भी मल्टीप्लायर है 1, 1 का स्क्वायर जो कि आएगा √2। अगर बी का मैग्नीट्यूड पूछ देता तो कितना बताते, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो भी आता है इससे। अपने को पूछा ये, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। तो सबसे पहले a प्लस बी तो फाइंड कर लो, फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो a प्लस बी कितना होगा, a कितना है i प्लस जे कैप प्लस b कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, कितना हो गया 2i और i, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि जानते हैं 5। और देखा जाए तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही आ गया है, वेक्टर बन गया है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वही बनेगा और डायरेक्शन भी वैसा ही बनने जा रहा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आए तो इसी तरह से सोचना है। अब एक नहीं, आई जे के टर्म में और भी वेक्टर आपको दे दे, ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे, डी दे दे, फिर बोले ए बी सी डी बताओ, तो सभी को पहले जोड़ देंगे सिंपली आई जे के टर्म में, फिर मैग्नीट्यूड निकालना है सबका, तो मॉडुलस कर देंगे। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर तो बहुत सारे वेक्टर बनेंगे ए बी सी डी, लेकिन इधर जो भी आएगा वो आई और जे के टर्म में ही आएगा। अगर वेक्टर प्लेन में हो तो, ये प्लेन का वेक्टर है ना, आई और जे कहने का मतलब क्या, एक्स वाई प्लेन का वेक्टर है, ये भी वेक्टर एक्स वाई प्लेन का है, तो ऐसा ही आएगा। और ऐसा का मैग्नीट्यूड लिखने आता है अपने को, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यही तो करेंगे। क्लियर हो गया बात। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, इससे डायरेक्ट नहीं पूछता मैं, ऐसे करके थोड़ा घुमा के पूछता हूं। आपको बोल दे इफ ए पार्टिकल मूव्स 10√3 मीटर along east and then it moves it takes perpendicular left turn and moves 10 meter, then find distance and displacement traveled by particle। ये क्वेश्चन रहेगा। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ईस्ट के डायरेक्शन में बोला तो मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कितना चला 10√3 मीटर अलोंग ईस्ट, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। कितना चला 10√3 मीटर,
फिर क्या हुआ, परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न इधर बनेगा और कितना चला इधर 10 मीटर, मतलब डायरेक्ट ना बोला कि नॉर्थ की तरफ चला, डायरेक्ट भी नॉर्थ की तरफ बोल सकता था, वो क्वेश्चन रखने का अपना अपना तरीका है। इसमें क्वेश्चन बोला कि परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न हुआ और 10 मीटर चला, तो तुमसे क्या पूछा, डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तुमने 9th में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो एक्चुअल पाथ क्या है, ये चला ये चला, तो कितना चला डिस्टेंस 10√3 + 10, तो मैं डिस्टेंस कितना बोलूंगा, डिस्टेंस ऐसे भी स्केलर होता है 10√3 + 10, 10 कॉमन कर लेंगे, √3 + 1 मीटर, यही होगा आंसर। अब डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ये भी आपको पता होगा, नहीं पता तो होना चाहिए क्योंकि 9th में ये सब सिखाया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, जहां से चले और जहां पहुंचे उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस, तो यहां से चले और यहां पहुंचे इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस यही है, स्ट्रेट लाइन से मिला दो। अच्छा यहाँ पर जो मैंने बोल रखा है वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता था और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा मतलब डायरेक्शन भी बताना है, और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछता इसका मतलब है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना अपने को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, मैं इसको वेक्टर बना दूं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, यही डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस ट्रायंगल से। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डी वेक्टर बोलूं तो डी वेक्टर इक्वल टू ट्रायंगल लॉ से दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो डी इक्वल टू 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप, डी वेक्टर इक्वल टू 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं मैं, मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करने आता है, ये कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 100, 300 + 100 400 का अंडर रूट, 400 का अंडर रूट 20, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना 20। अब ध्यान देना डायरेक्शन में कैसे फाइंड करता हूं, डायरेक्शन के लिए मैंने क्या सिखाया था कि रिजल्टेंट तो दिख ही रहा है, डिस्प्लेसमेंट यही है। अब ये डिस्प्लेसमेंट का तुम ईस्ट से एंगल देख लो या नॉर्थ से देख लो, तुम्हारी मर्जी है कैसे मानते हो। मैं ईस्ट से मानता हूं कि अल्फा एंगल पर है डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या बोलूंगा, लेट डिस्प्लेसमेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद ईस्ट, एक्स वैक्स नहीं है। अच्छा इसमें मैंने 10√3 i कैप क्यों बोला, ईस्ट का मतलब i कैप नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता नहीं होता। 10√3 मैंने i कैप लिया, इसको 10√3 j कैप ले लिया, क्यों लिया, ईस्ट का मतलब एक्स एक्सिस नहीं होता, नॉर्थ का मतलब वाई एक्सिस नहीं होता, ये बात ध्यान रखो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग,
एक्स एक्सिस कहने का मतलब आई कैप लिखा मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप लिखा मतलब वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये तो ईस्ट है, ये नॉर्थ है। तो फिर मैंने आई कैप और जे कैप क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे लिखना तो है इस तरह से। अब क्यों लिखा वो मैं बता रहा हूँ। ईस्ट का मतलब एक्स एक्सिस नहीं होता, नॉर्थ का मतलब वाई एक्सिस नहीं होता। तो हम अपने मन से मान लेते हैं यहाँ पर कि मैं ईस्ट को एक्स एक्सिस बोलूंगा और नॉर्थ को वाई एक्सिस बोलूंगा। अगर मैं ईस्ट को एक्स एक्सिस बोलूंगा और नॉर्थ को वाई एक्सिस बोलूंगा तभी मैं ये लिख पाऊंगा। ये नहीं कि मैं ये नहीं माना और ईस्ट को मैं आई एक्सिस मान लूंगा। लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यही है कि मैंने इसको आई कैप लिखा, इसका मतलब मैंने ईस्ट को एक्स एक्सिस लिया है, और इसको मैंने टेन जे कैप लिखा है, इसका मतलब नॉर्थ को मैंने वाई एक्सिस लिया। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मतलब मैंने ये लिखा था, इसका मतलब ईस्ट को मैंने एक्स एक्सिस माना था, वाई को नॉर्थ को वाई एक्सिस माना था। हाँ लेट, अब क्वेश्चन जैसे पूछा था वैसे वैसे मैं बात कर रहा हूँ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के टर्म में क्वेश्चन दिया था, मैं वैसे ही लिखा हूँ। लेट डिस्प्लेसमेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद ईस्ट। तो tan अल्फा कितना लिखूंगा मैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/10√3। मैं साइन कॉस से भी देख सकता था क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड अपने को पता है। तो कितना हो जाएगा 1/√3। और आपको पता है कि 30 डिग्री का वैल्यू है ये, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। अब मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिख सकता हूं। अब मैं क्या लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट अभी 20 आया था, 20 मीटर। कितना एंगल? 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, किससे? ईस्ट से। 20 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये देख लो, परफेक्ट सॉल्यूशन है ये। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। क्लियर हो गया बात? अब मैं आ जाता हूं, 2 डायमेंशन वेक्टर कर लिया क्योंकि 2 ही कंपोनेंट लिया था, एक्स वाई। अब 3 डायमेंशन वेक्टर। 3 डायमेंशन वेक्टर मतलब उसमें एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, जेड कंपोनेंट भी होगा। तो मैं लिख रहा हूं वेक्टर इन ए प्लेन, सॉरी वेक्टर इन स्पेस। प्लेन में तो 2 ही होगा। वेक्टर इन स्पेस, स्पेस कहने का मतलब इसके पास तीनों कंपोनेंट है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं तीनों कंपोनेंट। जैसे ए एक्स ए वाई लिख रहा था वैसे ही यहाँ पर ए जेड और जोड़ दूंगा। तो कोई वेक्टर ए है, इसके पास तीनों कंपोनेंट है। मैं ऐसे लिखता हूं ए एक्स आई कैप, एक्स वाला कंपोनेंट, वाई वाला कंपोनेंट, जेड वाला कंपोनेंट। जब एक्स वाई प्लेन में वेक्टर था तो यही था ना। जब स्पेस में वेक्टर होगा तो उसके पास जेड कंपोनेंट भी होगा। अगर सिर्फ ये दोनों वेक्टर रहा मतलब एक्स जेड प्लेन में वेक्टर है। अगर ये दोनों वेक्टर रहा मतलब वाई जेड प्लेन में वेक्टर है। सिर्फ ये दोनों रहा मतलब वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है। और तीनों है मतलब वेक्टर इन स्पेस। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड कैसे लिखूं? तो जैसे वहां मैग्नीट्यूड लिखा था 2 वाले में, 3 वाले में भी वैसे ही मैग्नीट्यूड लिखते हैं। 2 वाले में किसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा था? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 3 वाले में का अंडर रूट। 3 वाले में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। कैसे लिखूंगा मैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर।
का अंडर रूट। ये कैसे आया ये मैं आगे समझा दूंगा, पहले तो आप बेसिक सीखो। वेक्टर इन स्पेस हो तो स्पेस वाले वेक्टर के पास तीनों कंपोनेंट होता है, तीनों कंपोनेंट के साथ स्पेस वाला वेक्टर लिख दिया, उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। क्लियर है? अभी मैं सिर्फ इतना ही बात करता हूं। अब मैं इससे एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है। एक क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। सी के बारे में अपने को नहीं पता, मतलब जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड नहीं पता, एक्स वाई वाले कंपोनेंट का पता है मैग्नीट्यूड, एक्स वाले डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड पता है। अगर कहे ई वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए जो कि ये इस फॉर्मेट में है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है, कैसा है? ए यूनिट वेक्टर है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ सी। ये आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आप वीडियो को म्यूट करके सॉल्व करना, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यही वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना बोल रहा है? यूनिट वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। तो मैं यही फार्मूला लिखता हूं। तो यहां से एक्स कितना हो जाएगा? 0.5 का स्क्वायर, ए वाई कितना? 0.8 का स्क्वायर, और ए जेड की जगह सी स्क्वायर, ए लिखूंगा ना। और आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1। ये कितना हो गया? 0.25 होगा, 0.64 होगा, प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट है, अंडर रूट को दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, इधर 1 का स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कितना हो गया? ये हो गया 0.89, ये कितना हो जाएगा? 0.11, ये वैल्यू आएगा। तो सी स्क्वायर का वैल्यू इतना, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यही तो होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने 3 डायमेंशन वेक्टर भी सीख लिया। नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे।